एक व्यक्ति के पास अपनी बीवी का फ़ोन आता है और व्यक्ति अपनी बीवी का फ़ोन सुनकर मुस्कुराता है और खुश होकर एक मेडिकल स्टोर पर जाता है और मेडिकल स्टोर पर जाकर शक्तिवर्धक गोलियां मांगता है। जब मेडिकल स्टोर वाला उसको एक रैपर शक्तिवर्धक गोलियों का देता है तो वो व्यक्ति बोलता है कि भैया मुझे ज़्यादा चाहिए, बार बार आना पड़ता है इसलिए मुझे एक बार में ही आप ज़्यादा दे दीजिए। मेडिकल वाला उसको ज़्यादा दे देता है। उसके बाद वह व्यक्ति अपने घर जाता है, खाना खाता है और अपनी बीवी के साथ आराम से सो जाता है। लेकिन सुबह पत्नी की तो आँख खुल जाती है लेकिन पति उठता ही नहीं है। इसके बाद उसकी मौत की खबर चारों तरफ फैल जाती है और उस व्यक्ति का कफन दफन होता है। कफन दफन के 24 घंटे बाद ये पता चलता है कि इस व्यक्ति की मौत साधारण मौत नहीं बल्कि हत्या की गई है। इसी हत्या की वजह की पूरी कहानी जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। आखिर उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्या हुआ था। बने रहिए आप पूरी कहानी जानने के लिए हमारे इस वीडियो के लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना जो मैं सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिठूर थाना इलाके की। बात दरअसल 19 जनवरी 2025 सुबह का समय था, 6:30 बजे के आसपास। एक घर से बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। आवाज़ें सुनकर आसपास के लोग उनके घर पहुंचते हैं और दरवाज़ा खुलवाते हैं। वहाँ एक महिला होती है, उस महिला से पूछते हैं कि भाई हो क्या गया है, ऐसे क्यों चिल्लाया जा रहा है। वहाँ देखने के बाद पता चलता है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। उस व्यक्ति का नाम है आबिद, जिसकी उम्र लगभग 45 साल है और जो रो रही है चिल्ला रही है वो उसकी पत्नी है 40 साल के आसपास। उसका नाम है शबाना। शबाना का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। इसी दौरान वह अपने रोते हुए अपने सगे भाई को फ़ोन करती है सलीम को और कहती है कि भैया तुम्हारे बहनोई अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी मौत हो गई है। ये बात सुनकर मरने वाले व्यक्ति आबिद का साला सलीम जल्दी से अपने भांजे के साथ मौके पर पहुंचता है और वो आता है और मौके पर देखता है कि उसके जीजा की लाश खाट पर पड़ी है और उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा है और उसकी बहन ज़ोर ज़ोर से रो रही है, दुखी है, चिल्ला रही है। ये सब देखने के बाद वह पुलिस को फ़ोन करता है और थोड़ी देर बाद बिठूर थाना की पुलिस मौके पर आ जाती है। पुलिस ने अपने कब्जे में लेने से पहले उसकी ज़रूरी जो पंचनामा होता है वो पंचनामा करती है। जब पुलिस मृतक के कपड़ों की तलाशी लेती है तो वो इस दौरान उसके कपड़ों से 8 शक्तिवर्धक गोलियों के रैपर निकले थे और इतने सारे रैपर सभी रैपर खाली थे। जब पुलिस उसकी पत्नी शबाना से पूछते हैं कि क्या ये जब आपके शौहर रात को सोए थे तो ये गोलियों के जो रैपर है वो रात को जेब में लेकर सोए थे, उसने कहा कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। तो वो बोलती है कि हाँ, मैं ही रात को फ़ोन करके उनको गोलियां लाने को बोली थी क्योंकि वो अक्सर इन गोलियों का यूज किया करते थे। ऐसा करके जब हमारे बीच संबंध बनता था तो उन्हें अच्छा फील होता था, अच्छा लगता था, इसलिए मैं उनकी खुशी के लिए मैंने ऐसा बोला था। ये बात सुनने के बाद पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद लाश को परिवार को सौंप दिया जाता है। इसके बाद पूरे रीति रिवाज के साथ कफन दफन होता है। यहाँ कफन दफन के दौरान बहुत सारे लोग भी आते हैं और ये खबर चारों तरफ आग की तरह फैल जाती है कि एक व्यक्ति ने बहुत सारी शक्तिवर्धक गोलियां खा ली जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद दो तीन दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट से पता चलता है कि उस व्यक्ति की मौत शक्तिवर्धक गोलियां खाने से नहीं बल्कि उसकी मौत गला दबाने से हुई है। अब गला दबाने वाली बात सुनकर पुलिस को यह थोड़ा अचंभा होता है, उनको गले नहीं उतरती है और वो तुरंत उनके साले को फ़ोन करती है और पूछती है सलीम को कि भाई ये बात क्या है, इसकी मौत गला दबाने से हुई है पोस्टमार्टम रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। आखिर मामला क्या है, कौन इसका गला दबा सकता है, कौन इसको मारने की कोशिश कर सकता है, घर परिवार में किसी से कोई झगड़ा वगड़ा हुआ। जब इस केस की छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि मृतक व्यक्ति आबिद उत्तर प्रदेश के जिला औरैया का एक इलाका है दिव्यापुर, वहाँ के रहने वाले हैं
और आज से करीब 20 साल पहले ये अपना गांव छोड़कर कानपुर के बिठूर थाना इलाके के ध्रुव नगर में आकर मकान बनाते हैं और तब से यहीं रहने लगते हैं। यहाँ रहते रहते इनको लगभग 20 साल हो चुके हैं। यहाँ आने के बाद शबाना की शादी, जो कि सलीम की बहन है, उसकी शादी आबिद के साथ होती है और उनके शादी के 3 साल बाद एक लड़का भी होता है। लड़के की उम्र आज 16-17 साल के आसपास है। जब महिला से इस बारे में पुलिस पूछताछ करती है तो वो सारी बातें ठीक ठीक नहीं बताती है। इसके बाद पुलिस महिला व उसके मृतक पति का मोबाइल अपने कब्जे में ले लेती है और दोनों के नंबर की CDR कॉल डिटेल्स निकलवाती है। इस दौरान मृतक आबिद के नंबर से तो कुछ खास बातें पता नहीं चलती है, लेकिन शबाना के नंबर से कुछ स्पेशल पता चलता है कि वह अपने से 20 साल छोटे लड़के से लगातार खूब सारी बातें किया करती थी। शबाना अपने से 20 साल लड़के से लगातार कई देर तक बहुत सारी बातें करती है, काफ़ी दिनों से। पुलिस को शक होता है। पुलिस उसके साले से पूछती है कि ये रेहान कौन है, जिसकी उम्र 20-21 साल है और ये उन्नाव का रहने वाला है। ये किसका रिश्तेदार है? ये शबाना का रिश्तेदार है या मृतक आबिद का कोई रिश्तेदार है या कोई जान पहचान वाला है? पता चलता है कि वो ना तो उसकी बीवी शबाना का रिश्तेदार है और ना ही मरने वाले व्यक्ति आबिद का रिश्तेदार है और ना ही कोई जान पहचान वाला है। जब पुलिस उस लड़के को और शबाना को शक के दौर पर हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाली कहानी सामने आती है। बात दरअसल 2024 के जनवरी-फरवरी महीने की है, जब शबाना की उम्र लगभग 42-43 साल की होगी। तब वह अपने इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बनाती है और उस अकाउंट पर लगातार फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करती है। फ़ोटोग्राफ्स वो अपलोड करती है आज से 20 साल पहले की, जो उसकी फ़ोटोग्राफ्स थी, जब वो शबाना 20 से 22 साल की हुआ करती थी, तब की जितनी भी फ़ोटो थी उसके पास, वो लगातार एक-एक करते अपनी आईडी पर अपलोड करती रहती है। एक दिन रेहान, जो दिल्ली में ऑटो चलाने का काम करता है, वो इंस्टाग्राम के पेज को स्क्रॉल करता रहता है। तभी उसके सामने शबाना की आईडी पर अपलोड फ़ोटोग्राफ सामने आते हैं और वो फ़ोटोग्राफ्स को लाइक करने लगता है। इसी तरह वह एक-एक करके सारी फ़ोटो को लाइक करता रहता है लगातार और अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी करता है। और ऐसा करते-करते एक दिन रेहान शबाना की आईडी पर मैसेज करता है, हाय हेलो वाला। हाय हेलो वाला मैसेज करते-करते दोनों एक दूसरे के नंबर शेयर करते हैं और उनकी बातचीत होने लगती है, चैटिंग पर और मोबाइल नंबर पर भी। इस तरह उनमें दोस्ती हो जाती है और धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इस तरह रेहान और शबाना का लगातार बातचीत करने का सिलसिला जारी रहता है। एक दिन शबाना रेहान से कहती है कि तुम मुझसे मिलने आ सकते हो क्या? मैं कानपुर के बिठूर थाना इलाके में रहती हूँ। उसने कहा, तुम्हारा पति या कोई और घर पे होगा तो हम कैसे मिल पाएंगे? तो वो कहती है कि मेरा पति मेलों में झूले लगाने का काम करता है और वो कई दिनों तक घर नहीं रहता है, घर में नहीं आता है और उसका बेटा भी अपने मामा सलीम के पास रहता है। इस तरह की बातचीत के बाद जब उनके मिलने का डे और डेट फिक्स हो जाती है तो रेहान पहुंचता है शबाना के घर एक दिन और वो शबाना को देखता है रियल में, तो वो पाता है कि वो फोटोग्राफ से लगभग 20 साल बड़ी दिख रही है। खैर, दोनों की उम्र में 20 साल का अंतर होता है, इसके बावजूद दोस्ती और प्रेम इतना गहरा होता है कि उम्र कोई मायने नहीं रखती उन दोनों के बीच। और पुलिस की पूछताछ के दौरान पता चलता है कि ये दोनों आपस में फिजिकल रिलेशन भी बनाया करते थे। इसी तरह उनको 4-5 बार मिलने का मौका मिला। इस दौरान शबाना ने रेहान को बताया कि मेरा हस्बैंड मुझे मारता पीटता है, मैं उससे अलग रहना चाहती हूँ, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे अपने पास रखना चाहता है और इसी लड़ाई झगड़े की वजह से मेरा जो बेटा है वो भी अपने मामा के साथ रहता है। मैं अपने पति से छुटकारा चाहती हूँ और तुम इसमें मेरी मदद करो प्लीज़। ये बात सुनकर रेहान बोलता है कि मैं इस बारे में सोचता हूँ और तुम्हें बाद में बताता हूँ। रेहान का एक दोस्त होता है, उसका नाम विकास होता है, जो बदायूं के ककराना के गोविंदपुर का रहने वाला होता है उसका दोस्त। उसकी उम्र भी लगभग 20-21 साल के लगभग होती है। अब जब रेहान अपने दोस्त से इस बारे में बात करता है कि तुम्हें पैसों की भी ज़रूरत है और तुम्हारी पैसों की ज़रूरत मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक काम करना पड़ेगा। मुझे एक औरत से प्यार है और उसका पति हमारे इस रिश्ते में रोड़ा बना हुआ है। क्यों ना हम दोनों मिलकर उसे इस रास्ते से हटा दें।
अब इस बारे में रेहान की बातचीत शबाना से होती है और वो शबाना को बताता है कि एक मेरा दोस्त है विकास नाम का, वो भी हमारा इस काम में हेल्प करेगा। तो शबाना कहती है कि अगर ठीक है तुम्हारा दोस्त ये सब करने को तैयार है तो तुम उसको भी कानपुर ले आओ। इस तरह अब समय आता है 17 जनवरी का। 17 जनवरी को रेहान और विकास कानपुर पहुंच जाते हैं और वहां एक होटल में रुकते हैं। 18 जनवरी की सुबह होते ही शबाना होटल पहुंच जाती है 20,000 रुपये के साथ। 20,000 रुपये देखने के बाद विकास सोचता है कि अब यहाँ से आने वाले पैसों से मेरी ऑटो खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है। और यहाँ ही इसी होटल में शबाना और वो दोनों मिलकर, रेहान और उसका दोस्त विकास, तीनों मिलकर उसके पति आबिद अली की मौत की प्लानिंग तैयार करते हैं। जैसे जैसे शबाना उनको बताती जाती है वो दोनों वैसे ही करने को तैयार हो जाते हैं। अब 18 जनवरी की रात के करीब 1 बजे रेहान अपने दोस्त के साथ शबाना के घर पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो उनकी प्लानिंग के हिसाब से दरवाज़ा पहले से ही खुला रहता है। बिना किसी शोरगुल, आवाज़ और मशक्क़त के वो आराम से अंदर चले जाते हैं। इससे पहले शबाना ने पहले से ही खाने के बाद हस्बैंड को खूब शराब पिलाई और शक्तिवर्धक गोलियां भी दी, जो उसका हस्बैंड खुद ही लेकर आया था। और अपने हस्बैंड से कहती है कि इसके बाद हम संबंध बनाएंगे, तो वह ऐसा मान भी जाता है। लेकिन शराब और गोलियों की वजह से वह बेहोश हो जाता है और उसके पति को यह सब करने का समय ही नहीं मिलता है। उससे पहले ही वह बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही वो दोनों रात के करीब 1 बजे के आसपास घर आते हैं और उनके बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है और शबाना अचानक से अपने पति के सीने पर बैठ जाती है और गला दबाने लगती है। इस दौरान उसका पति बीच बचाव करता है, थोड़ा बहुत होश में आता है और मशक्क़त करता है। 20 मिनट तक ये तीनों की मशक्क़त चलती रहती है। वो तीनों उसको मारने की कोशिश करते हैं और वो बचने की कोशिश करता है। 20 मिनट के बाद उसको गला दबाकर तीनों मार देते हैं। इसके बाद रेहान और उसका दोस्त चुपचाप बड़े आराम से उसके घर से चले जाते हैं। अब इसके बाद जब सुबह होती है तो शबाना नाटक करना शुरू कर देती है। नाटक वो ऐसा करती है, ऐसा दिखावा करती है जैसे उसे अपने पति से बहुत ज़्यादा प्रेम हो और उसके मरने पे उसे बहुत ज़्यादा अफसोस हो। जब उसके भाई सलीम को फ़ोन किया जाता है तो वो तुरंत अपने भांजे को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। अपनी बहन को अपने जीजा की मौत पर इस तरह रोते बिलखते देखकर उसको आश्चर्य होता है कि इन दोनों में आपस में कभी बनती नहीं थी, हमेशा झगड़े की बात सुनाई आती थी। अक्सर वो काफ़ी तनाव में रहा करते थे दोनों, इनके बीच काफ़ी लड़ाई झगड़े होते थे। लेकिन ये अचानक आज मेरी बहन मेरे जीजा की मौत पे इतना अफसोस क्यों कर रही है? उसको शक होता है, इसलिए वह सब कुछ समझने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस को सूचना देता है और पुलिस मौके पर ही आ जाती है, क्योंकि उसको पहले ही दिन से ऐसा लगता है कि आखिर कुछ ना कुछ इस मौत के अंदर कोई ना कोई षड्यंत्र ज़रूर है। इस तरह पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद शबाना, रेहान और विकास को गिरफ्तार करती है और 22 जनवरी 2025 को तीनों को जेल भेज देती है। इस मामले का जब पुलिस मीडिया के सामने खुलासा करती है तो कहती है कि पहले तो शक्तिवर्धक गोलियां खाने से मौत की बात सामने आई थी, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन में पता चला और पोस्टमार्टम से पता चला तो इसकी मौत एक औरत ने अपने से 20 साल छोटे प्रेमी व प्रेमी के दोस्त के साथ मिलकर अपने ही पति की बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल ये तीनों जेल में हैं, लेकिन ऐसा करने से हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। 4 जिंदगियां तबाह हो गई। अगर उनको साथ रहना भी नहीं था तो कानूनी तरीके से डिवोर्स लेकर अलग हो सकते थे और दोनों वो शादी कर सकते थे। मारने की क्या ज़रूरत थी? मारने से किसी को कुछ नहीं मिला। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं एक अगली कहानी में। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही नई नई स्टोरीज सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।